द बहुजन लेंस पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। दस्तावेज का नाम है अंबेडकर, एक महार सिपाही का बेटा। जी। हमें जो ये स्रोत सामग्री मिली है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस महार समुदाय से आए, उसकी सामाजिक और ऐतिहासिक दुनिया को समझने में काफी मदद करती है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस बात की तह तक जाना कि वो जो खास माहौल था, उसने उनके शुरुआती जीवन और उनकी सोच को कैसे गढ़ा। सही, एक बहुत जरूरी पड़ताल है। तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे समुदाय का मतलब पेचीदा इतिहास, उसके संघर्षों और उसकी खासियतों की पड़ताल है। हाँ। कहानी की शुरुआत ही एक गहरे विरोधाभास से होती है ना। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ महाराष्ट्र में कहावत चलती थी, महार सर्व जातीचा बहा, मतलब महार सभी जातियों से बाहर है, अछूत समझे जाते हैं। जी। लेकिन दूसरी तरफ एक और कहावत थी, जिथे गांव तिथे महारवाड़ा, मतलब जहां गांव बसेगा वहां महारवाड़ा यानी महारों की बस्ती जरूर होगी। हाँ, ये उनकी मौजूदगी की अनिवार्यता दिखाता है। और सिर्फ कहावतों में ही नहीं, संख्या में भी वे बहुत महत्वपूर्ण थे। 1931 की बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जनगणना देखें तो दलित आबादी का लगभग 69% महार ही थे। हाँ, 69%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। चांबार 16.2% और मांग 14.9% थे। हाँ, मतलब मराठों 20.2% से कम थे, लेकिन ब्राह्मणों 4.4% से तो कहीं ज्यादा। ये विरोधाभास काफी चौंकाने वाला है। बिल्कुल, और ये विरोधाभास उनके सामाजिक किरदारों में और भी साफ दिखता है, खासकर वो जो बलूतेदारी व्यवस्था थी। हाँ, बलूतेदारी। बलूतेदारी यानी गांव की वो पारंपरिक आत्मनिर्भर सामाजिक आर्थिक प्रणाली जिसमें हर जाति का एक तय काम और हक होता था। जी। इसमें महारों को गांव के 12 महत्वपूर्ण बलूतेदारों में गिना जाता था। फसल कटाई के समय पहली पंक्ति से अनाज का गट्ठर, जिसे पेंडी कहते थे, उठाने का उनका हक था। अच्छा। और इससे भी जरूरी बात, उनके पास वतन यानी बिना लगान वाली जमीन का टुकड़ा रखने का अधिकार था। हडोला भी कहते थे इसे। हाँ, वतन, ये बहुत महत्वपूर्ण था शायद। बहुत। ये अधिकार अक्सर दूसरे बलूतेदारों को नहीं मिलता था और ये जमीनें अक्सर अच्छी गुणवत्ता की होती थी। अच्छा। लेकिन इसी समुदाय को गांव की चौकीदारी, पहरेदारी, सीमा विवाद सुलझाना, सरकारी खजाने की रक्षा करना, संदेशवाहक बनना, मतलब कई सार्वजनिक काम करने पड़ते थे, जिनसे उनका ऊंची जातियों से लगातार संपर्क होता था। हाँ, संपर्क होता था। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू था मरे हुए मवेशियों को गांव से हटाना, उनकी खाल निकालना। जिन्हें समाज में अत्यंत दूषित या अपवित्र माना जाता था। बिल्कुल। और अक्सर इसके साथ मरे हुए जानवर का मांस खाने की परंपरा भी जुड़ी थी, जो उनकी सामाजिक स्थिति को और मतलब जटिल बनाती थी। और इसी दूषण या अपवित्रता की धारणा से जुड़ी थी अस्पृश्यता की बेहद क्रूर और अमानवीय प्रथाएं। हाँ, खासकर पेशवा शासन के दौरान वो अपनी रूढ़िवादिता और कठोर जाति व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। तब ये पाबंदियां तो चरम पर थीं, जैसे वो गले में मिट्टी का घड़ा लटकाना। हाँ, ताकि थूक जमीन पर गिरकर उसे अपवित्र ना कर दे। और कमर में पीछे झाड़ू बांधकर चलना, ताकि उनके पैरों के निशान मिटते जाएं। ऊंची जातियों के लोगों से, यहाँ तक कि उनकी परछाई से भी एक तय दूरी बनाए रखना। रहने की जगह भी अलग, महारवाड़ा, जो अक्सर गांव के बाहर एक अलग थलग हिस्से में होता था। जी। और बेबी काम्बले के जो मार्मिक संस्मरण हैं, हाँ, वो तो आंखों देखा हाल बयान करते हैं। हाँ, वो इस रोजमर्रा के अपमान का चित्र खींचते हैं। वे लिखती हैं कि कैसे एक महार अपने घर से तो स्वाभिमान से निकलता था, मूंछों को ताव देता, छाती फुलाकर चलता, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा में घुसता, वो सिकुड़ जाता था, किसी कुबड़े की तरह झुक जाता था। और दिन भर के बाद घर लौटते वक्त भीख में मिली बासी रोटी या भाकरी ही अक्सर पूरे परिवार का पेट भरती थी। वो भाकरी इकट्ठा करना भी एक रस्म जैसा था, वो छड़ी पर बंधी घंटियों की टनटनाहट। हाँ, ताकि अपनी मौजूदगी की सूचना दे सकें और ऊंची जाति के लोग रास्ते से हट जाएं, अपवित्र होने से बच सकें। ये रोजमर्रा का जीवन था। उफ। इस मुश्किल सामाजिक स्थिति के बीच कुछ ऐतिहासिक धाराओं ने भी महार समुदाय को प्रभावित किया। एक था भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, हाँ। खासकर 17वीं सदी में संत तुकाराम के नेतृत्व में। इसने ईश्वर के सामने सबकी बराबरी का संदेश दिया। ब्राह्मणों और उनके कर्मकांडों से परे सिर्फ ईश्वर भक्ति से मोक्ष पाने का रास्ता दिखाया। इसने जातिगत ऊंच नीच को चुनौती दी होगी। निश्चित रूप से दी।
इसी परंपरा में 13वीं सदी के महार कवि संत चोखामेला भी एक महत्वपूर्ण आवाज थे। जी। हालांकि भक्ति आंदोलन का एक दूसरा पहलू भी था। कभी कभी इसने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करने की तरफ भी मोड़ा। मतलब ये कहकर कि अगर असली लक्ष्य परलोक में मोक्ष पाना है तो इस दुनिया के उत्पीड़न की इतनी हाय तौबा क्यों। अच्छा, ये भी एक पक्ष था। हाँ, फिर 13वीं सदी का महानुभाव पंथ था जो जाति भेद को बिल्कुल नहीं मानता था। कई महार इस पंथ से जुड़े। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था सेना में सेवा का अवसर। हाँ, ये बहुत अहम है। पेशवाओं की सेना में और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में महारों की बड़ी संख्या में भर्ती हुई। इससे उन्हें आर्थिक अवसर तो मिले ही होंगे। आर्थिक अवसर, सामाजिक गतिशीलता और आधुनिक ब्रिटिश संस्थाओं से परिचय का भी मौका मिला, जैसे अनुशासन, नियमित वेतन, पेंशन वगैरह। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने भर्ती रोक दी थी, है ना? हाँ, 1892-93 में। उसके पीछे वो मार्शल रेस की नई अवधारणा थी और शायद मराठों जैसी दूसरी जातियों का दबाव भी था जो महारों को अपने बराबर सैनिक दर्जा दिए जाने का विरोध करते थे। ठीक है, तो इस जटिल सामाजिक ताने बाने और ऐतिहासिक प्रभावों के बीच अंग्रेजों के आने से एक और बड़ा मोड़ आया। हाँ, जिसने महारों के जीवन की दिशा ही बदल दी। यहाँ एक दिलचस्प पहलू सामने आता है, अंग्रेजों का लाया आधुनिकीकरण, जिसके कई सकारात्मक प्रभाव माने जाते हैं। हाँ, उसने महारों के पारंपरिक रोजगार पर गहरी चोट की। बिल्कुल। जैसे डाक सेवा शुरू हुई तो गांव के हर कार्य या संदेशवाहक का काम खत्म हो गया। नई राजकोषीय व्यवस्था आई तो गांव के खजाने की पहरेदारी की उनकी भूमिका जाती रही। व्यवस्थित भूमि पंजीकरण लागू होने से जमीनों की सीमा तय करने वाले की उनकी पारंपरिक भूमिका कम हो गई। और सबसे बड़ा झटका लगा जब चमड़े की बड़ी फैक्ट्रियों ने सीधे पशुपालकों या व्यापारियों से खाल का अनुबंध करना शुरू कर दिया। इससे मरे हुए जानवरों की खाल पर महारों का जो पारंपरिक अधिकार था वो खत्म हो गया। हाँ, और ये सब रोजगार का नुकसान नहीं था, ये एक तरह से समुदाय को उसकी पारंपरिक जड़ों और गांव की व्यवस्था में उसकी निश्चित भूमिका से उखाड़ फेंकना था। बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि महारों के पास जैसे चांभार, चमड़े का काम या मांग, रस्सी बनाना वगैरह जैसे अन्य दलित समुदायों के विपरीत कोई ऐसा खास पारंपरिक हुनर नहीं था। हाँ, कोई खास शिल्प कौशल नहीं था जो उन्हें इस नए आर्थिक बदलाव में तुरंत खपा सके। तो उन्हें बड़ी संख्या में अपने गांव छोड़ने पड़े। हाँ, रोजी रोटी की तलाश में बंबई जैसे बड़े शहरों की ओर गए। वहां उन्हें पुलिस महकमे में सिपाही की नौकरी मिली, कपड़ा मिलों और कारखानों में मजदूरी मिली, या फिर बंदरगाहों पर कोयला ढूंढने या हमाली का काम मिला। रेलवे लाइनों के निर्माण में भी बड़ी संख्या में महार मजदूरों ने काम किया। बिल्कुल। इसका नतीजा ये हुआ कि 1921 तक आते आते सिर्फ 13% कामकाजी महार ही अपने पारंपरिक बलौता पेशे में रह गए थे। सिर्फ 13%? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, इसकी तुलना में चमारों में ये आंकड़ा 55% था और मांगों में 33.2%। तो ये विस्थापन और शहरीकरण भले ही मजबूरी में हुआ हो, हाँ, इसने उन्हें पुरानी वतन व्यवस्था की जकड़न से कुछ हद तक आजाद किया। और इसने अनजाने में ही सही बाद में उन्हें राजनीतिक रूप से संगठित उन्हें और अपनी मांगे रखने के लिए एक नई जमीन तैयार की। खासकर मांग जैसे अन्य समुदायों की तुलना में जो गांव में ही रह गए थे। हाँ, क्योंकि महारों के जाने से खाली हुए कुछ काम उनके हाथ आ गए थे। महारों में ये गतिशीलता ज्यादा थी। यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। इतनी आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक बहिष्कार के बावजूद महार समुदाय में शिक्षा के प्रति एक जबरदस्त रुझान दिखता है। हाँ, एक ललक दिखाई देती है। इसमें कोल्हापुर के शाहू महाराज जैसे प्रगतिशील शासकों का भी योगदान था। उन्होंने 1909 में महार छात्रों के लिए एक बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए आर्थिक मदद दी। जी। और समुदाय ने भी अपने स्तर पर काफी प्रयास किए। नागपुर, पूना, अहमदनगर, अमरावती जैसी जगहों पर स्कूल और छात्रावास खोले गए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मराठी भाषी इलाकों में महार साक्षरता दर जो 1901 में महज 0.1% थी, लगभग 0। हाँ, वो 1921 तक बढ़कर 2.3% हो गई। 2.3%? इसमें करीब 5,000 पुरुष और 3,000 महिलाएं शामिल थीं। और इनमें से 288 लोग अंग्रेजी भाषा भी जानते थे। हालांकि उस समय तक यूनिवर्सिटी से स्नातक करने वाले सिर्फ एक ही महार थे, भीमराव रामजी अंबेडकर। फिर भी ये आंकड़े उस दौर के हिसाब से तो उल्लेखनीय है। जी हाँ। और एमजी भगत का 1935 का जो अध्ययन है महाराष्ट्र में अस्पृश्यता पर, हाँ, उसका जिक्र आता है। वो इस तस्वीर को और ज्यादा बारीकी से दिखाता है। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के 6 जिलों का अध्ययन किया: कोलाबा, थाना, नासिक, सतारा, अहमदनगर और पूर्वी खानदेश।
542 दलित परिवारों का विस्तृत अध्ययन। तो क्या मिला उन्हें? उनके अध्ययन में महारों के बीच एक गहरा ध्रुवीकरण, मतलब एक बंटवारा नजर आता है। अच्छा, किस तरह का बंटवारा? एक तरफ वे चांबार, जिनकी औसत सालाना आय 234 रुपए थी, और भंगी 338 रुपए सालाना, जैसे अन्य दलित समुदायों की तुलना में औसतन ज्यादा गरीब थे। महारों की कितनी थी? महारों की औसत सालाना आय सिर्फ 138 रुपए थी। मांग समुदाय 133 रुपए से थोड़ी ही बेहतर। बहुत कम। हाँ, वे भारी कर्ज में डूबे हुए थे, खासकर बेटियों की शादी में दहेज देने के कारण। भगत ने पाया कि अध्ययन किए गए 233 महार परिवारों में से 199, यानी लगभग 85% बेटी की शादी के लिए गए कर्ज में डूबे थे। ओह, उनकी बलूता या मतन से होने वाली आय भी न के बराबर रह गई थी, क्योंकि जमीनें पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते बढ़ते बहुत छोटी हो गई थी। तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे थे? भगत के अध्ययन क्षेत्र में ज्यादातर महार 58% अब दिहाड़ी मजदूर बन गए थे, जिन्हें फसल कटाई के मौसम के अलावा महीने में मुश्किल से 10 दिन का काम मिल पाता था। केवल 6.5% ही अपने पारंपरिक महार पेशे में लगे थे। लेकिन जैसा आपने कहा, भगत ने सिक्के का दूसरा पहलू भी देखा। हाँ, उन्होंने पाया कि इसी बेहद गरीब और वंचित समुदाय में अन्य दलित समुदायों की तुलना में सबसे बड़ा और प्रभावशाली शिक्षित अभिजात्य वर्ग भी उभर रहा था। अच्छा। अंग्रेजी जानने वाले अस्पृश्यों में उनका प्रतिशत सबसे ज्यादा था। भगत के अध्ययन वाले 6 जिलों में अंग्रेजी जानने वाले कुल 75 अस्पृश्यों में से 51 महार थे, यानी 67%। चांबार सिर्फ 16% थे। और सरकारी नौकरियों में? सरकारी नौकरियों, खासकर सिविल सेवाओं में भी उनकी संख्या ज्यादा थी। 1935 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 17 अस्पृश्य सिविल सर्वेंट थे, जिनमें से 15 महार थे और केवल 2 चांबार। ये तो वाकई असाधारण स्थिति है। एक तरफ भयानक गरीबी और अभाव, और दूसरी तरफ उसी समुदाय के भीतर एक शिक्षित, मुखर और प्रभावशाली नेतृत्व का उदय। बिल्कुल, ये गहन ध्रुवीकरण महार समुदाय की एक खास पहचान बन गया था। भगत ने एक बढ़ते हुए प्रतिरोध का भी जिक्र किया है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कई जगहों पर महारों ने मरे हुए पशुओं को उठाने जैसे अपवित्र माने जाने वाले कामों को करने से इनकार करना शुरू कर दिया था। ये असल में पुरानी बलूता और वतन व्यवस्था का नकार था। आज इसे वे अपनी गिरी हुई सामाजिक हैसियत का प्रतीक मानने लगे थे और उससे मुक्ति चाहते थे। बेशक इस इनकार की उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। ऊंची जातियों ने उनका सामाजिक बहिष्कार किया। और भगत ने दलितों के भीतर ऊंच नीच के चलन को दर्ज किया। हाँ, बड़ी ईमानदारी से दर्ज किया। जैसे कुछ जगहों पर महारों का मांगों को हीन जाति का मानकर अपने कुएं से पानी न लेने देना, या महार का मांग से दूध न लेना, या चमार का भंगी से दूध न लेना। ये उस जटिल सामाजिक सच्चाई को दिखाता है जिसका सामना डॉक्टर अंबेडकर को बाद में दलितों को एकजुट करने में करना पड़ा होगा। बिल्कुल। तो भगत के अध्ययन का सार यही है, अत्यधिक विपन्नता और अभाव के साथ साथ एक गतिशील, शिक्षित और जागरूक नेतृत्व का उभरना। इसी मिश्रण ने महार समुदाय में उग्र राजनीतिक चेतना और सामाजिक बदलाव की जबरदस्त आकांक्षा के लिए जमीन तैयार की। शायद इसीलिए यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि भारत का पहला अखिल भारतीय दलित नेता इसी समुदाय से उभरा। तो इसी पृष्ठभूमि में, इसी जटिल और विरोधाभासी माहौल में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का उदय होता है। जी। उनका जन्म ही 14 अप्रैल 1891 को महू सैन्य छावनी में हुआ। महू यानी मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। उनका जन्म स्थान ही उनके परिवार की सैन्य विरासत का प्रतीक था। पिता रामजी सखपाल 1866 में ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए थे और सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे सेना के ही एक स्कूल में हेडमास्टर भी बने। दादाजी भी सेना में थे और ननिहाल की तरफ से उनके नाना और नाना के 6 भाई सभी सेना में सूबेदार मेजर के पद तक पहुंचे थे। सेना में बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य होने का नियम था, जिसका फायदा अंबेडकर परिवार को मिला। हाँ, और इसी वजह से परिवार की स्त्रियां भी पढ़ी लिखी थीं, जो उस जमाने में एक बड़ी बात थी। पिता रामजी सखपाल का भीमराव पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे समाज सुधारक ज्योतिराव फुले के मित्र और प्रशंसक थे। वे कबीरपंथी थे और कबीरपंथ जातिगत ऊंच नीच और मूर्ति पूजा का विरोध करता है। वो अपने बच्चों को रामायण, महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथ भी सुनाते थे
और तुकाराम जैसे संतों के अभंग भी गाकर सुनाते थे। हाँ, इस तरह भीमराव को बचपन से ही आध्यात्मिकता और सामाजिक चेतना दोनों के संस्कार मिले। रामजी सकपाल 1890 के दशक में उस अभियान में भी सक्रिय थे जो सेना में महारों की भर्ती पर लगी रोक के खिलाफ चलाया गया था। वे महारों की उस आखिरी पीढ़ी में से थे जिन्हें ब्रिटिश सेना में पक्की नौकरी और उसके फायदे मिले थे। जी। अब उनकी शिक्षा यात्रा पर नजर डालें। 5 साल की उम्र में छावनी के ही प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई शुरू हुई। पिता की सेवानिवृत्ति के बाद परिवार सतारा चला गया, जहां उन्होंने हाई स्कूल में दाखिला लिया। बाद में पिता बम्बई आ गए तो भीमराव ने वहां के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन हाई स्कूल और फिर एल्फिंस्टन कॉलेज से अंग्रेजी और फारसी में बीए किया। उनकी इच्छा संस्कृत पढ़ने की भी थी, लेकिन अछूत होने के कारण उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। हाँ, ये एक कड़वा अनुभव था। 1913 में बीए करने के बाद वे बड़ौदा रियासत की सेना में लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद पिता के देहांत के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। और यही उनकी जिंदगी में एक निर्णायक मोड़ आया। उनके एक पूर्व शिक्षक कृष्ण अर्जुन केलुस्कर, हाँ, दादा केलुस्कर, जो स्वयं एक समाज सुधारक थे, उन्होंने उनकी मुलाकात बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय से करवाई। महाराजा गायकवाड़, जिनकी जड़ें मराठा समुदाय में थी, गैर ब्राह्मणों के प्रति काफी उदार माने जाते थे। हाँ, वे अस्पृश्यों के लिए स्कूल खोल चुके थे और निचली जातियों के प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने के लिए आर्थिक मदद देते थे। उन्होंने भीमराव को 50 रुपए महीने की छात्रवृत्ति दी और अमेरिका में उच्च शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। शर्त ये थी कि पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद वे 10 साल तक बड़ौदा रियासत की सेवा करेंगे। और बड़ौदा के महाराजा के अलावा बाद में कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज से भी उन्हें महत्वपूर्ण सहायता मिली। हाँ, शाहू महाराज भी मराठा थे और 1901 के बाद से खुलकर ब्राह्मणवाद विरोधी रुख अपना चुके थे। वो एक घटना हुई थी ना, जहां कोल्हापुर के ब्राह्मणों ने उन्हें शूद्र मानकर वैदिक रीति से कर्म कांड करने से इनकार कर दिया था। हाँ, उसी के बाद से उन्होंने भी गैर ब्राह्मण आंदोलन को बढ़ावा दिया और अंबेडकर जैसे होनहार युवाओं का संरक्षण किया। तो यहाँ हमें एक गैर ब्राह्मण एकजुटता का तत्व साफ दिखाई देता है, जो अंबेडकर के शुरुआती करियर में काफी मददगार साबित हुआ। बिल्कुल। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव तो खैर परिवर्तनकारी था ही। 1913 में वे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्हें जॉन ड्यूवी जैसे दार्शनिक मिले। हाँ, जिन्होंने अनुभव और प्रयोग पर आधारित ज्ञान पर जोर दिया। आर ए सेलिंगमन जैसे अर्थशास्त्री मिले। उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकी शिक्षाविद बुकर टी वॉशिंगटन के विचारों को पढ़ा, जिन्होंने अपने समुदाय की उन्नति के लिए शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया था। हाँ, और टॉमस पेन के समतामूलक व्यक्तिवाद ने भी उन्हें प्रभावित किया। इतिहासकार एलिनोर ज़िलियट के अनुसार अमेरिका में ही अम्बेडकर ने सामाजिक समानता लाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों की सत्ता में एक मजबूत और अटूट विश्वास हासिल किया। 1916 में उन्होंने मानव शास्त्र के एक सेमिनार में जाति व्यवस्था पर अपना पहला अकादमिक पर्चा प्रस्तुत किया। भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास। हाँ, और इसमें उन्होंने पहली बार पश्चिमी समाज विज्ञान की अवधारणाओं को भारतीय जाति व्यवस्था के विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया। 1916 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE गए, लेकिन बड़ौदा रियासत से हुआ समझौता बीच में आ गया। हाँ, और 1917 में महाराजा के निर्देश पर उन्हें वापस बड़ौदा लौटना पड़ा। उन्हें महाराजा का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया। और यही उन्हें अस्पृश्यता का वो कड़वा और अपमानजनक अनुभव हुआ जिसने, कहा जाता है, उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हाँ, बड़ौदा वाला अनुभव। एक बड़े शहर में महाराजा के एक उच्च अधिकारी होने के बावजूद उन्हें रहने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं मिली, क्योंकि वे महार थे। कोई हिंदू उन्हें कमरा देने को तैयार नहीं था। मजबूरन उन्हें अपनी पहचान छिपाकर एक पारसी सराय में रहना पड़ा। लेकिन जब उनकी असलियत पता चली तो उन्हें वहां से भी अपमानित करके निकाल दिया गया। ये तो बहुत ये तो निश्चित रूप से वह अनुभव उनके लिए एक झकझोर देने वाला क्षण था। जैसा उन्होंने बाद में लिखा, पूरे दिन मैं मकान तलाशता रहा, लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिला। मेरे अपने दोस्त जो ऊंची जातियों के थे, उन्होंने भी बहाने बनाकर मुझे लौटा दिया। मैं पूरी तरह हताश और थक चुका था। सार्वजनिक पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठकर मेरी आंखों से आंसू बहते नहीं रुक रहे थे। मेरे पास नौकरी और वो शहर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया और बंबई लौट आए। ये घटना उनके एक विद्वान से एक राजनीतिक योद्धा बनने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। बिल्कुल। खैर, अक्टूबर 1920 में कोल्हापुर के शाहू महाराज की आर्थिक मदद से वे अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने वापस इंग्लैंड गए। LSE से
उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर्स डिग्री 1921 और फिर द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर अपना डॉक्टरल शोध डीएससी 1923 पूरा किया। इससे पहले 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें उनके शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास पर पीएचडी की उपाधि प्रदान की थी, जिससे वे डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय अस्पृश्य बने। जी। 1923 में वे बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के तौर पर पंजीकृत हुए और वकालत शुरू की। लेकिन यहां भी अस्पृश्यता ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें आसानी से मुवक्किल नहीं मिलते थे। इसलिए गुजारे के लिए उन्हें अध्यापन का काम भी करना पड़ा। सिडेनहम कॉलेज 1918, बाटली बॉय अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट 1925। उनकी कानून की शिक्षा भले ही शुरुआती वकालत बहुत सफल ना रही हो, हाँ, लेकिन आगे चलकर उनके राजनीतिक संघर्षों, सामाजिक आंदोलनों की पैरवी और संवैधानिक वार्ताओं में एक बेहद शक्तिशाली हथियार साबित हुई। तो इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? ये साफ है कि ये सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की असाधारण प्रतिभा या उनके दृढ़ संकल्प का ही मामला नहीं था। हालांकि वे निश्चित रूप से अपार थे। हाँ, वो तो थे ही। बल्कि ये कई सारे कारकों का एक अनूठा संगम था। महर समुदाय की वो विरोधाभासी सामाजिक स्थिति, अछूत होते हुए भी गांवों के लिए अनिवार्य होना, उनका सैन्य इतिहास जिसने उन्हें गतिशीलता दी और आधुनिक संस्थाओं से परिचय कराया, आधुनिकीकरण के कारण पारंपरिक कामों का छिन जाना और शहरों की ओर बड़े पैमाने पर विस्थापन, गहरी गरीबी के बावजूद शिक्षा पर जोर और उसी के भीतर से एक शिक्षित अभिजात्य वर्ग का उभरना, उनकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सेना की परंपरा, शिक्षा का माहौल, पिता की सामाजिक और धार्मिक चेतना, मराठा शासकों खासकर बड़ौदा और कोल्हापुर के महाराजाओं का महत्वपूर्ण संरक्षण, और अंत में पश्चिमी शिक्षा से मिले क्रांतिकारी समतावादी विचार और जाति व्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए आधुनिक समाज विज्ञान के उपकरण। बिल्कुल, ये स्रोत सामग्री एक ऐसे समुदाय की तस्वीर पेश करती है जो बहुत ही विशिष्ट रूप से स्थित था। वे हाशिए पर थे, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्था के केंद्र में भी थे। सेना के माध्यम से वे ऐतिहासिक रूप से गतिशील रहे थे। आर्थिक बदलावों ने उन्हें जबरदस्ती आधुनिकता की ओर धकेल दिया था। और इस समुदाय ने गहरी पीड़ा, अभाव और अपमान के साथ साथ एक प्रभावशाली बौद्धिक नेतृत्व भी पैदा किया। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर इसी विशिष्ट और जटिल सामाजिक ऐतिहासिक परिवेश की उपज थे। इसी परिवेश ने उन्हें न केवल जाति व्यवस्था की पीड़ा को इतनी गहराई से समझने की क्षमता दी, बल्कि उसे चुनौती देने के लिए बौद्धिक, राजनीतिक और नैतिक रूप से तैयार भी किया। और अंततः इसी पृष्ठभूमि ने उन्हें भारत का पहला अखिल भारतीय दलित नेता बनने के लिए सक्षम बनाया। जी, बिल्कुल। वाकई एक महान व्यक्ति और उनके समुदाय की जड़ों की ये एक बेहद ज्ञानवर्धक और सोचने पर मजबूर करने वाली पड़ताल थी। ये दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत क्षमताएं और सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां एक दूसरे से मिलकर इतिहास को दिशा देती हैं। हाँ, और ये हमें आज के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या सवाल? कि किस तरह विशिष्ट ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ आज भी नेतृत्व के उभरने और सामाजिक आंदोलनों के स्वरूप को आकार देते हैं। मतलब अभाव और अवसर के कौन से अनूठे संयोजन हैं जो आज हमारे समाज में बदलाव को प्रेरित कर रहे हैं या शायद कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस पर विचार किया जा सकता है। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही।